गुड मॉर्निंग क्लास। एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे मैं समसामयिक घटना चक्र जो है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सीएसआर और नेट जेआरएफ के कुल 39 प्रश्न पत्र शामिल हैं इसमें, जो कि अध्यायवार विभाजित हैं। सभी हल प्रश्न पत्र हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक, वर्ष 1999 से आदतन संपन्न परीक्षा तक, जो यानी अभी तक पेपर हुए हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी जितने भी हैं, जिसमें सारे जो है ये घटना चक्र के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कराएंगे। तो अभी टीजीटी का भी परीक्षा लगी हुई है हम लोगों की, तो हो सकता है 3-4 महीने में जो भी हो परीक्षा होना संभव है। तो केवल इसकी जो है जैसे मैं आरओ की और यूपीपीसीएस का घटना चक्र के माध्यम से रिवीजन करा रहा हूँ, तो टीजीटी, पीजीटी से और जेआरएफ, एलटी ग्रेड के जो आने वाली और भी परीक्षाएं हैं, मेन फोकस मेरा टीजीटी, पीजीटी का है। तो उसमें क्या है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है और जो भी PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा। केवल आप लोगों का काम है कि उसको लगा के ध्यान से सुनना है। अगर टाइम नहीं है तो आप लोग जो है 1.5 गुना स्पीड पे लगा लीजिए या 2x पे लगा लीजिए। आराम से केवल सुनते रहिए और आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ने को समय नहीं मिलता है। तो इस हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना रिवीजन करिए। आशा करता हूँ कि ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस घटना चक्र में हम सबसे पहले उठाएंगे वर्गीकरण एवं सूक्ष्म जैविकी यानी क्लासिफिकेशन एंड माइक्रो बायोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन हो जाएगा, ये देखिए, ये जेनरा प्लैंटरम यानी जेनरा प्लैंटेरम 1862 से 1883 में निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: बेंथम एम हुकर द्वारा, एंगलर एम प्रांटल द्वारा, जॉन एम हंसन द्वारा, क्रोन कोएस्ट तख्ता जॉन एम डब्ल्यू जिमनमैन द्वारा। ठीक, अगर इंग्लिश में भी देखेंगे, अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं और पेपर देना चाहते हैं, तो उसमें इंग्लिश और जो है हिंदी मीडियम दोनों का है। तो मैं इसको कोई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाएं। तो आप लोगों को जैसी इच्छा हो, अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, मैं इसको इंग्लिश मीडियम में जो है बताऊंगा। बाकी इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और हिंदी मीडियम का भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा बेंथम एंड हुकर। इसमें किसने दिया था सबसे पहले, ये देखिए यहाँ पे बेंथम एंड हुकर ने दिया था। क्या दिया था, जेनरा प्लैंटरम में निम्न किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो बेंथम एंड हुकर द्वारा। जेनरा प्लैंटरम क्या है, अब भाई इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, ये हमारा जो है जेनरा प्लांटेरम, जो कि 1862 से 1863 में, ये जेनरा प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक है जो बेंथम एम हुकर ने के द्वारा लिखी गई है, जो 3 भागों में प्रकाशित हुई है। बेंथम एम हुकर द्वारा बीजी पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति इसके अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, यानी नेचुरल सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो जेनरा प्लैंटेरम क्या है, ये क्या है, ये हमारी बुक है जो 1862-1883 में प्रकाशित हुई, और इसके लेखक कौन है, बेंथम एम हुकर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेनरा प्लैंटेरम किसके द्वारा लिखी गई है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, तो किसके द्वारा की गई, बेंथम एम हुकर द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया है, जिसके अंदर रखा गया है प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, एनिमिलिया। ठीक, तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोटिस्टा। 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ किसको रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक,
जीवों के वर्गीकरण में 5 जगत विभाजन यानी 5 फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन प्रणाली विटेकर जो 1969 में के द्वारा दिया गया था, जो जीवों के वर्गीकरण है यानी जो 5 जगत विभाजन में इन्होंने ये विटेकर ने क्या किया, इसको जो है 5 जगत में विभाजन किया। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो किसने दिया है? विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया है 5 जगत प्रणाली का। ये है, इसमें दिया है 1969 में। ठीक, इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत तथा 5 जगत में कौन कौन बांटा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे ये सबसे पहले हमारा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ठीक, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु में किया गया है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकी एवं सुकेंद्रीय जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनमें समस्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीव इस जगत में शामिल किए गए हैं कि मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को शामिल किया गया है। तो मोनेरा किसके अंदर किया गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा है विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संबंध में रखा गया है? एनीमिलिया में, प्लांटी में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में। तो किसके अंदर रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। विटेकर द्वारा प्रोकैरियोट जो हमारे विटेकर वैज्ञानिक हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, तो उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आर एस विटेकर ने, वीकेल ने, वेस एम अन्य ने, कैवेलियर स्मिथ ने। तो सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसमें किया है कैवेलियर एम स्मिथ ने। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कैवेलियर एम स्मिथ ने किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हिंदी में भी है। ठीक, तो इसमें बताया, इन्होंने बताया कि जो है ये जो हमारे वैज्ञानिक थे कैवेलियर एवं स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स यानी महाजगतों में विभाजित किया है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक विभाजित किया। किसने? कैवेलियर एवं स्मिथ ने जीवों को 2 एम्पायर्स में विभाजित किया है, जो हमारी महाजगत के बारे में बताया। प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा में विभाजित किया है। वेज एवं अन्य ने इसके स्थान पर 3 डोमेन वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जात व उपजात के बीच की कोट की श्रेणी को क्या कहते हैं? सहोदर जात कहते हैं, अर्धजात कहते हैं, अधजात कहते हैं, उपजात कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्धजात कहते हैं यानी सेमी स्पीसीज कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये उपजाति जात से नीचे श्रेणी को कहते हैं। ठीक, मतलब सब स्पीसीज से नीचे जात की श्रेणी को कहते हैं। जात यानी स्पीसीज व उपजाति सब स्पीसीज के बीच की श्रेणी की अर्धजात यानी सेमी स्पीसीज कहते हैं। 2 ऐसी जाति हैं जो बाह्य रूप से लगभग समान होती हैं परंतु आपस में जनन नहीं करती, सहोदर जात कहलाती हैं। बायोलॉजी शब्द का परिचय सबसे पहले किसने करवाया था? अरिस्टो ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, लिनियस ने। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें किसने करवाया था सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का? ठीक, तो लेमार्क ने करवाया था। जो लेमार्क तथा ट्रेवनस नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अरिस्टो को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन। ये वर्गीकी के पिता कौन है? वर्गीकी के पिता कौन है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इसमें जो है लीनियस है। 4 ऑप्शन है, लीनियस है। जो कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति को द्विपद नामकरण प्रस्तुत की थी।
तथा जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। डी कंडोले ने सर्वप्रथम टैक्सोनॉमी शब्द खोजा था। उन्होंने शब्द सर्वप्रथम 1813 में थ्योरी एलिमेंटाire डी ला बॉटनिक में प्रयोग किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी तथा जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे देखो, ये क्या होता है, बायोलॉजी और जंतु विज्ञान को पिता किसे कहते हैं, तो किसको, अरस्तु को ही कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अरस्तु कहते हैं, क्योंकि जो हमारा जो बायोलॉजी है ये बायोलॉजी यहाँ पे देखिए, ये जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी क्या, दो वर्डों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। ठीक, अब इसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, मानी स्टडी करना। ठीक, तो बायोलॉजी के अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बायोलॉजी क्या है, हमारी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक, अब जूलॉजी के अगर फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए तो अरस्तु ने दिया था, और इसका जो शब्द दिया था लैमार्क एवं टेरोनस ने दिया था सर्वप्रथम। अगर जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए तो अरस्तु है, और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। तो जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी के अंतर्गत पादप तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जो वनस्पत जगत से संबंधित है। तो ये तो हमारा होगा क्वेश्चन। अब टैक्सोनॉमी शब्द खोजा गया था सिर्फ किसके द्वारा, डी कंडोले द्वारा, थियोफ्रस्टस द्वारा, प्लिनी द्वारा, लिनस द्वारा। ठीक, टैक्सोनॉमी शब्द सर्वप्रथम जैसे क्वेश्चन आएगा कि टैक्सोनॉमी शब्द किसने सर्वप्रथम खोजा था, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी कंडोले द्वारा। ठीक, डी कंडोले द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो लीनियस है। यहाँ पे देख लीजिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लीनियस है। अगर टर्म की बात पूछेगा, द टर्म ऑफ वाज द पॉइंट बाई, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी कैंडोलस हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना। ठीक, अब कैरोलस लीनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में नहीं थी, वंश तथा जाति, वर्ग तथा गण, संघ तथा कुल, जगत तथा वर्ग। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फाइलम एंड फैमिली, यानी संघ तथा कुल। जो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम प्रणाली दी थी तो उसमें कौन श्रेणी में नहीं थी, तो इसमें जो है संघ तथा कुल नहीं थी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये संघ तथा कुल और फाइलम एंड फैमिली। ठीक, अब कैरोलस लीनियस ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, तो इन्हें कैरोलस लीनियस की पुस्तक कौन थी, ये थी हमारी सिस्टमा नेचुरी, जो क्या बताती है, संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा गया है। कितने जगत में बांटा गया है, एक पादप जगत में बांटा गया है और एक जंतु जगत में बांटा गया है। ठीक, तो पादप जगत तथा जंतु जगत में बांटा गया है। तो जगत को दो वर्गों में, वर्गों को गण ऑर्डर्स तथा गण को वंश तथा वंश को जाति में बांटा गया है। इनके वर्गीकरण में संघ यानी फाइलम तथा कुल फैमिली का वर्णन नहीं है। जीवधारियों के नाम रखने की पद्धति बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा, कैरोलस लीनियस द्वारा। जो ये बायोनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसलिए कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। ठीक, कौन एक संवर्ग नहीं है, विच इज़ नॉट अ कैटेगरी। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इकोटाइप। ठीक, इसमें चार ऑप्शन नहीं है, इकोटाइप, प्रजात, जाति, गण। तो कौन एक संवर्ग में नहीं है, तो इकोटाइप नहीं है। जाति तथा प्रजाति तथा वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाली स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहते हैं। इकोटाइप उससे कहा जाता है कि जाति, प्रजाति तथा गण वर्गीकरण के संवर्ग होते हैं, जबकि एक विशेष स्थान में रहने वाली स्थानीय जनसंख्या को इकोटाइप कहा जाता है, जो कि वातावरण में रहने वाले आनुवंशिक से अनुकूल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमारा क्या है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन हैं। एंगलर हैं, प्रांटल हैं, हंचिसन हैं, ओसवाल्ड टिम्पो हैं। तो द राइटर ऑफ फैमिलीज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज, तो इसमें हचसिंसन है। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हचसिंसन। ठीक, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक जॉन हचसिंसन हैं। इन्होंने पौधों के वर्गीकरण की
जात प्रति पद्धति को यानी पैलियोजेनिक सिस्टम की जानकारी की प्रस्तुति। ठीक, यहाँ पे ये लाइन देख लीजिए, ये वाली ये। अब अगला क्वेश्चन है, लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की सिस्टमन में, स्पीसीज प्लांटेरम में, जिन्ना प्लांटेरम में, फिलोसोलिया बॉटनिकल में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा स्पीसीज प्लांटेरम में। ठीक, स्पीसीज प्लांटेरम में यहाँ पे दिए, जो लिनियस ने द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम कहा कि स्पीसीज प्लांटेरम में। यहाँ पे ये हमारा जो है इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका, तीनों पुस्तकें लिनियस द्वारा लिखी गई हैं। अब लिनियस द्वारा कौन कौन पुस्तक लिखी गई हैं इसमें देखिए ध्यान से। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने में यही है कि एक क्वेश्चन दिया रहता है, उससे हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। देखो इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं लिनियस द्वारा, कौन कौन, ये हमारे लिनियस हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है, सिस्टमा नेचुरी लिखी है, स्पीसीज प्लांटेरम लिखी है और फिलोसोफिया बॉटनिका, ये 3 पुस्तक लिखी गई हैं। ठीक, इन्होंने द्विनामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 में प्रकाशित की। ठीक, यहाँ पे देखिए ये और क्या किया इन्होंने, जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की विचारधारा सर्वप्रथम 1753 में विस्तारित की, स्पीसीज प्लांटेरम के पौधों द्वारा प्रस्तुत की। बाद में 1758 ईस्वी में सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के 10वें संस्करण में इसका प्रयोग जंतुओं के लिए किया गया। हालांकि सिस्टमा नेचुरी प्रथम संस्करण 1735 में ही प्रकाशित हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो लिनियस ने किया था, डार्विन ने किया था, लेमार्क ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लिनियस ने। किसने किया था? लिनियस ने द्विनाम पद्धति का। ठीक, लिनियस द्वारा दिए गए नाम पद्धति सिस्टम को क्या कहा गया है? द्विनाम पद्धति कहा गया है, प्राकृतिक पद्धति कहा गया है, कृत्रिम पद्धति कहा गया है, फाइलोजेनिक पद्धति कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बाइनोमियल सिस्टम कहा गया है। लिनियस द्वारा द्विनाम पद्धति सिस्टम क्या कहा गया है? बाइनोमियल सिस्टम। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत महत्वपूर्ण, सोलेनम ट्यूबिरोसम का जिंदगी नाम क्या है? सोलेनम, सोलेनेसी, ट्यूबिरोसी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सोलेनम। ये वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबिरोसोम का। ठीक, सोलेनम ट्यूबिरोसोम जो है आलू का एक वनस्पतिक नाम है। जैसे आलू का वनस्पतिक नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आलू का वनस्पतिक नाम क्या है, यही है सोलेनम ट्यूबिरोसम। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोलेनम ट्यूबिरोसम है आलू का वनस्पतिक नाम। इसके जननिक अर्थात जीनस का नाम जो है सोलेनम तथा स्पीसीज अर्थात स्पीसीज का नाम ट्यूबिरोसोम है। कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक, इसमें मिलान करना है। टीक, डेप्टोकार्पस, साल, टेक्टोना, चीड, सैड्रस, सीसम, डलबर्जिया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सीसम डलबर्जिया। सीसम डलबर्जिया। ठीक, सीसम का वनस्पति का नाम डलबर्जिया सीसू है, जिसमें डलबर्जिया इसका जननिक अर्थात जीनस का नाम है, तथा सीसू स्पीसीज अर्थात स्पीसीज का नाम है। टीक का जननिक नाम है टिक्टोना, साल की सीरिया तथा चीड़ का पाइंस है। अब समूह फर्स्ट समूह सेकंड को सही तरीके से मैच कीजिए। ठीक, समूह फर्स्ट समूह सेकंड, गेहूँ, ये जिसे हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, गेहूँ, अरेकिस, हाइपोजिया, अश्वगंधा और राइजस सटाइवा, मूंगफली, विदानिया, सोमनीफेरा, चावल, टिक्टिकम, वुलगेरी। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही होगा ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे डी वाला। ठीक, अब आइए इसको मैच करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये तो इसमें जो है गेहूं का हो जाएगा टेट्रम वुलगेरी, यहाँ पे देखिए टेट्रम वुलगेरी। अश्वगंधक हो जाएगा विदानिया सोमनीफेरा, मूंगफली हो जाएगा अरेकिस हाइपोजिया और चावल हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। ये ध्यान से सुनना है और इसको लर्न भी करना है। ठीक, तो मल्टीपल टाइम में रिवीजन कराऊंगा।
तो इससे आपको क्या है कि कम से कम एग्ज़ाम में ये हो जाएगा कि आप वहाँ पे जो है ऑप्शन पकड़ लें, उसको पहचान लें। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य ब्रेड व्हीट का वनस्पतिक नाम क्या है? टेट्रिकम, टेरिजम, टेट्रिकम एस्टिवम, टेट्रिकम मोनोकोकम, उपयुक्त सभी। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा टेट्रिकम एस्टिवम भी है। थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं। समान ब्रेड व्हीट का वनस्पतिक नाम है टेट्रिकम एस्टिवम। फूल गोभी, कैबोस, नालखोल एवं शलजम कितने जिंदा से संबंधित है? 1, 2, 3, 4। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। अब फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। फूल गोभी क्या नाम वनस्पति नाम है यहाँ पे देख सकते हैं आप। फूल गोभी को ब्रेसिका ओलिरिसीज कहते हैं। यहाँ पे ये जो फूल गोभी है इसका साइंटिस्ट नेम हमारा क्या है? ब्रेसिका, ये देखिए ओलिरिसीज। और ये किस परिवार से है? ब्रेसिकेसी परिवार से है। ठीक, अब जो है कैबिस किसका है? ओलिरिसिया वार कैपेटिटा, यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं आप। और ये क्रूसीफेरी जो है, ठीक, क्रूसीफेरी मतलब ब्रेसिकेसी की क्रूसीफेरी। और जो कैम्बोज है बी ओलोरेसिया वार कैप्टिटा, ये भी क्रूसीफेरी का है। और गांठ गोभी जो आती है नालखाल यानी बी ओलोरेसी वार गेंगुलोडियाइट्स, ये भी क्रूसीफेरी कुल का है। सलजम, ब्रेसिका रापा, ये भी क्रूसीफेरी का है। तो सारे ये क्रूसीफेरी के हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, स्पीसीज शब्द का चयन सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन रे ने किया था, मेयर ने किया था, जे हेक्सले ने किया था, सी विलियम्स ने किया था। द वर्ड स्पीसीज क्वाइंड बाय जॉन रे। तो आता है क्वेश्चन ये कि स्पीसीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉन ने किया था। अब आगे देखते हैं इसमें जो है स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम जॉन ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने फैमिली तथा जीनस शब्द दिया था। इन्होंने स्पीसीज को जनन के आधार पर परिभाषित किया था। मेयर ने स्पीसीज को नए रूप में प्रतिपादित किया था। तो स्पीसीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जॉन डे ने प्रस्तुत किया था। स्पीसीज शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जॉन ने प्रस्तुत किया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देर न करते हुए। इसमें थोड़ा सा ये ठीक से आया नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान सुन लीजिए। बैंथम हुकर का कोहार्ट आज के समकक्ष है। इसमें 4 ऑप्शन है। वर्ग क्लास, गढ़ ऑर्डर, कुल फैमिली, कोई नहीं। तो इंग्लिश में भी इसको रिवाइज कर दे देता हूँ। द कोहार्ट ऑफ बेनिथ हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑर्डर। ठीक, जो जॉर्ज बेंथम 1884 एवं जोसेफ डाल्टन हुकर 1817 से 1911 द्वारा पादप वर्गीकरण संबंधी शोध यानी रॉयल बॉटनिकल गार्डन में किया था। इनके पादप वर्गीकरण की पद्धति एलिफेंसी डी कैंडोले के पादप वर्गीकरण के पर आधारित है, जिनके द्वारा आज के प्रचलित ऑर्डर गढ़ के स्थान पर कोहार्ट का उपयोग किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वनस्पत शास्त्र के पिता कौन है? वनस्पत शास्त्र के पिता कौन है? अभी इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था, थियोफ्रास्टस ने किया था, लिनेस ने किया था, लियोनहॉग ने किया था। ठीक, तो वनस्पत शास्त्र के पिता कौन है? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें जो है ये थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने वनस्पत शास्त्र को बताया गया। ये फादर ऑफ जो है बॉटनी भी कहे जाते हैं। तो फिर थियोफ्रास्टस वनस्पत शास्त्र का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का तथा जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं। लिनेस को वर्गीकरण का विज्ञान का पिता कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कितने क्वेश्चन बनना है। जो थियोफ्रास्टस को क्या कहते हैं? वनस्पत विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अरस्तु को जीव विज्ञान ये तथा जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक, और लीनियस को क्या कहते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीनियस हमारे जो है, लीनियस को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे जो हमारे लीनियस हैं इनको कहा जाएगा वर्गीकरण का पिता कहा जाएगा। ठीक,
तो वनस्पति शास्त्री पौधे के नाम लैटिन में इसलिए रखते हैं, जो वनस्पति शास्त्री होते हैं वो जो पौधा होता है उसको लैटिन में क्यों लिखते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। वे साधारण मनुष्य से उच्च भावना रखते हैं, वे साधारण मनुष्य को पौधों का अध्ययन से रोकना चाहते हैं, वे अन्य वैज्ञानिकों से उच्च भावना रखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ये अंतर्राष्ट्रीय समानता रखना चाहते हैं। लैटिन, इसमें जो लैटिन भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक, कि लैटिन भाषा में क्यों नाम रखते हैं। तो इसमें लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, अर्थात साधारण बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, अतः वैज्ञानिक नामकरण में लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि ये नाम अंतर्राष्ट्रीय रूप में समान रहे। इसलिए किया जाता है कि जो हमारे वनस्पति शास्त्री होते हैं पौधों का नाम लैटिन में ही रखते हैं। एक पादप का वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किए जाने वाला नमूना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोटाइप कहलाता है, होलोटाइप कहलाता है, नियोटाइप कहलाता है, सिनटाइप कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा होलोटाइप कहलाता है। यहाँ कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? होलोटाइप कहलाया जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक पादप को वर्णन करते समय लेखक द्वारा पहली बार प्रयोग किए जाने वाला नमूना क्या कहलाता है? होलोटाइप कहलाता है। आइए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य ब्रेडफ्रूट का वनस्पति का नाम क्या है? टेट्रिकम ट्राइजिटम है, टेट्रिकम एस्टिवेटम है, टेट्रिकम मोनोकम है, उपयुक्त सभी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य ब्रेड का वनस्पति जो है, सामान्य ब्रेडफ्रूट का वनस्पति का नाम है टेट्रिकम एविस्टम। ठीक, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ठीक, ये वाला डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ये भी डिस्कस हो चुका था। ठीक, हाँ, ये भी डिस्कस कर चुके थे। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ये ठीक। द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड द अर्थात ये वाला हो चुका था, होलोटाइप वाला। पौधों के हर्बेरियम नमूने को संरक्षित किया जा सकता है जिसका उपयोग नामकरण में होता है। इसके कई प्रकार के होते हैं। होलोटाइप का उपयोग लेखक द्वारा पहली बार वर्णन के लिए किया जाता है। जब जात का नाम वंश के नाम समान होता है तब वो क्या कहलाता है? बेसियोनिम कहलाता है, टोटिनम कहलाता है, होमोनिम कहलाता है, सिनोनिम कहलाता है। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा टोटिनम कहलाता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये क्या कहलाता है? यहाँ पे टोटिनम कहलाता है। ठीक, एक वनस्पति का नाम जिसका वंश नाम पूर्व से जात संकेत पद को दोहराता है वो क्या कहलाता है? टोटिनम कहलाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जब मूल टाइप में सामग्री उपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है, वो क्या कहलाता है? पैराटाइप, सिनटाइप, साइजोटाइप और टोपोटाइप। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सिनटाइप। ठीक, जब मूल टाइप सामग्री अर्थात होलोटाइप अनुपलब्ध हो तो लेखक द्वारा उस क्षेत्र में एकत्रित नमूनों में किसी एक को चुनकर उसका नामकरण किया जाता है जिसे सीनोटाइप कहते हैं। अगला कथन है इसमें जो है कि इसमें बताया गया है आइसोटाइप एक ही स्थान तथा वस्तु के एक ही संग्रह से लिया गया है। एक्स का एक द्विप्रदर्शित होता है। एक्स किसके लिए लिखा गया है? टोटोटाइप के लिए लिखा है, होलोटाइप के लिए या पैराटाइप, नियोटाइप। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, होलोटाइप के लिए एक्स लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होलोटाइप के लिए। ठीक, टेक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण के दौरान विभिन्न प्रकार के नमूने एकत्र किए जाते हैं। इन्हें कई प्रकारों में बांटा गया है जिसे आइसोटाइप या होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। ये ऑप्शन हमारा देख लीजिए। कुंजिया वो वर्ग की सहायक सामग्री है जो पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती है। और कारण हमारा है कुंजिया विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती हैं जो सामान्यतः जोड़े में होती हैं। ऑप्शन हमारा कहलाएगा ए। ठीक, ए कथन ए तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, इसमें कहा है जो हमारा ऑप्शन सही होगा कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, कुंजियाँ वो वर्ग की सहायक सामग्री है जो पादपों व जंतुओं की पहचान हेतु उपयोग में ली जाती हैं। ये सामान्यतः जोड़ों में विपर्यासी लक्षणों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्गीकरण के बेंथम
एवं होकर की पद्धति कौन सी थी? प्राकृतिक पद्धति, फाइलोजेनेटिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्गीकरण की बेंथम होकर पद्धति कौन थी? प्राकृतिक पद्धति। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्राकृतिक पद्धति। बीजी पौधों के विभिन्न लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण की 3 पद्धतियाँ मानी गई हैं। ठीक, इसमें देख सकते हैं आप वर्गीकरण के ये सबसे पहला हमारा है, हम जानेंगे प्राकृतिक पद्धति के बारे में। ठीक, प्राकृतिक पद्धति को किसने दिया था? बेंथम एवं होकर ने। और जो दूसरा हमारा है फाइलोजेनिक पद्धति है, ठीक, एंगलर एवं प्रांटल ने दिया था तथा हंस सिम्पसन दिया था। और कृत्रिम पद्धति हमारी है, इसमें जो वैज्ञानिक ने दिया था लिनेस तथा थियोफ्रिस्टस द्वारा दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बेंथम तथा होकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? प्राकृतिक है, फाइलोजेनेटिक है, कृत्रिम है, संख्यात्मक है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक है। ठीक, बेंथम और होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है, ठीक, कृत्रिम है, संख्यात्मक है, जातिवर्ती है, प्राकृतिक है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, नेचुरल है। ठीक, यहाँ पे जो है प्राकृतिक, फाइलोजेनेटिक, कृत्रिम, संख्यात्मक, ठीक, तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बेंथम तथा होकर द्वारा वर्गीकरण है, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सही नहीं होगा। इसमें अगला क्वेश्चन, बेंथम एवं होकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति है कौन सी है? इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक पद्धति है। ठीक, बेंथम एवं होकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज है? 13 है, 9 है, 21 है, 11 है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कितनी है? इसमें 21 सीरीज है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेंथम होकर ने बीजयुक्त पौधों को द्विबीजपत्री यानी जिम्नोस्पर्म तथा एक बीजपत्री में विभाजित किया है। इसके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज हैं, जिसमें 14 सीरीज द्विबीजपत्री तथा 7 सीरीज एक बीजपत्री हैं। 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? विटेकर ने, कोपलैंड ने, एडवर्ड्स ने, थाम्बे ने? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने दिया था 5 जगत का? विटेकर ने दिया था। जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? यहाँ पे विटेकर ने दी थी। 4 जगत प्रणाली दी थी, कोपलैंड ने दी थी। 3 जगत प्रणाली हेकल ने दी थी। 2 जगत प्रणाली लीनियस ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमा जीवों की विविधता व उनके उद्वेगशील संबंधों का अध्ययन है। सिस्टेमेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई। सिस्टेमिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया। तो इसमें से जो 4 कथन हैं वो कौन से सत्य हैं? तो ये बताना है हमारा। तो इसमें कुछ मतभेद है, हम लोग डिस्कशन की सहायता समझेंगे। इसमें जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी, इसमें जो है वर्गीकरण पद्धति या सिस्टोमेटिक्स के अंतर्गत जीवों की विविधता एवं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टेमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों को नियमित व्यवस्था। सिस्टेमेटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। ठीक, इन्होंने सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक भी लिखी, कैरोलस लिनियस ने। जीवों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति एवं बायोनोमियल नोमेनकल्चर का प्रतिपादन किया था। अब अगला देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश है, गण है, जात है, वर्ग है? तो द लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इन यूनिवर्सल यूजेस जेनस ऑर्डर स्पीसीज क्लास? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, हमारा स्पीसीज, राइट। यानी कि वर्गीकरण की सबसे छोटी जो जाति होती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे वर्गीकरण की जो सबसे छोटी श्रेणी जाति स्पीसीज है। वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों के छोटे से बड़ा क्रम निम्नलिखित होता है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले जात होता है, फिर वंश होता है, फिर फैमिली होता है, फिर गण होता है, फिर वर्ग होता है, फिर फाइलम होता है, जगत होता है और फिर डोमेन होता है। यानी सबसे पहले हमारा स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम एंड डोमेन। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है, इथनोबायोलॉजी कहा जाता है, इथोलॉजी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। तो इथोलॉजी कहा जाता है, ठीक, जंतु व्यवहार के अध्ययन को। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और इकोलॉजी जीवों तथा वातावरण व जीवों के परस्पर अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। इथनोबायोलॉजी में व्यक्तियों जीवों के वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतु व व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन, ठीक,
इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमने लिया था टीजीटी बीजीटी का क्लासिफिकेशन है माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरह जो है इस संकल्प में जो टीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी बायोलॉजी बॉटनी और जिसे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा के जो 21 प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। इन प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का विवरण इस प्रकार है, जिसे मान लिया 1 से लेकर 31 तक है, सारे सॉल्व क्वेश्चन हैं। तो इसको मैं जो है सारा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।